नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज एक बहुत अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विपक्ष के कई प्रमुख चेहरे, कई पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ ईडी के शिकंजे में कैसे फंस गए और इन परेशान हाल चेहरों में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, एनसीपी का शीर्ष नेतृत्व, टीएमसी का भी सर्वोच्च पदों पर बैठी हुई ममता बनर्जी, उनके भतीजे, उनके मंत्री, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के सबसे निकट सहयोगी सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है, मनीष सिसोदिया के सिर पर तलवार लटकी हुई है। इसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सर्वे सर्वा, वो भी गंभीर तनाव में है। शिवसेना, जिन बाला साहब ठाकरे का खुद नरेंद्र मोदी बड़ा सम्मान करते थे, उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कितने नाराज हैं, कितने परेशान हैं, उनकी पार्टी का क्या हाल हो गया है, ये हमारे आपके सबके सामने है। उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर, वो ईडी के निशाने पर। हमने पिछले कुछ दिनों देखा, उनके 11 फ्लैट सील हुए थे। उनके सबसे भरोसेमंद यानी संजय राउत कल ही जेल भेजे गए हैं 22 अगस्त तक के लिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों से हाल में पूछताछ हुई है। फारूक अब्दुल्ला से भी पूछताछ हुई है। इसके अलावा ममता बनर्जी के कैबिनेट मंत्री, जिनका इस्तीफा उन्होंने लिया या बर्खास्त किया, पार्थ चटर्जी, उनकी महिला सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार, उनके रिश्तेदार, वो सब, और कौन भूल सकता है नवाब मलिक को और अनिल देशमुख को। इतने सारे चेहरे, इतनी पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप एक साथ ईडी के शिकंजे में कैसे हैं, कैसे मकड़जाल में फंस गई हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। और ये सारे दलों के नेता इस समय किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ बेहद हमलावर स्थिति में हैं। हमने हाल में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र राहुल गांधी और उनकी सुपुत्री प्रियंका वाड्रा को देखा है सड़कों पर काले कपड़ों में। सवाल ये है कि सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में जो भी तनाव है, जो भी कटुता है, वो आखिर क्यों है? क्योंकि सोनिया गांधी परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध सामान्य हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि सोनिया की अगुवाई वाली कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम ने मोदी का सियासी करियर खत्म करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर तक कहा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तीस्ता सीतलवाड़ जैसों को उनके खिलाफ साजिश रचने में लगाया। और राहुल गांधी ने राफेल को लेकर के जो झूठ बोले, क्या वो किसी से छिपे हैं? हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सब काम आया नहीं। वो जो झूठा प्रचार था, रोज रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
कांग्रेस फिर भी 2014 में 44 सीटें और 2019 में केवल 52 सीटों पर अटक करके रह गई। दूसरे, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस इस समय सुर्खियों में है, जिस सिलसिले में सोनिया गांधी से भी और राहुल गांधी से भी ईडी कुल मिलाकर के 8 दौर की पूछताछ कर चुकी है और अब कुछ नए तथ्य आए हैं तो दोनों माँ बेटा को फिर से तलब करने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनकी नेता की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और इस समय ईडी अपना काम कर रही है। ईडी को बदले की भावना से पीछे लगाई गई एजेंसी करार दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। मुद्दा महंगाई का, बेरोजगारी का, जीएसटी बढ़ाने का, लेकिन एक्चुअल में जितने हंगामे हाल में सड़कों पर दिखाई दिए, उसके मूल में ईडी की ही कार्रवाई है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जिस तरीके से अनिल देशमुख, नवाब मलिक, अभी संजय राउत, पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी जेल भेजे गए हैं, उसी तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नंबर आ सकता है। और सुब्रमण्यम स्वामी तो ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि दोनों लंबे अंदर जाने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे परिवार, ये भी वंशवादी परिवार है। हाल तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के और एनसीपी के सहयोग से मुख्यमंत्री थे। ये बात ठीक है कि नरेंद्र मोदी बाल ठाकरे का बहुत सम्मान करते थे। उनकी मुंबई यात्रा हो उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, बाल ठाकरे से उनकी मुलाकात होती ही थी। और इस फोटो में मोदी के उस पार आप एक चेहरा देख रहे होंगे संजय राउत का। संजय राउत का जो चेहरा आप देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजय राउत को ये गलतफहमी रही हो कि साहब ठाकरे परिवार से तो नरेंद्र मोदी के बढ़िया ही रिश्ते हैं, तो चाहे जो गुलगपाड़े करें, चाहे जो भ्रष्टाचार करें, चाहे जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला टेबल के नीचे से करें, कुछ नहीं होने वाला है। वो भूल गए कि बाला साहब ठाकरे से मोदी का अच्छा रिश्ता था। वो बाल ठाकरे का सम्मान करते थे, उनके सुपुत्र के प्रति भी स्नेह रखते हैं और बाल ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे को भी प्यार करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे यदि वैसा ही सम्मान अपने लिए भी चाहते हैं जैसा उनके पिता को मिलता था, तो ये कैसे संभव है? शिवसेना की अब पहले वाली साख भी नहीं रही है। पहले वो भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई की भूमिका में रहते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ बड़ी पार्टी बन चुकी है और शायद उद्धव ठाकरे को, संजय राउत जैसों को छोटे भाई बनकर के रहना गवारा नहीं था। इसलिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डिच किया अक्टूबर-नवंबर 2019 में और उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनकर के बैठ गए। सवाल ये है कि अगर आप इस तरह का बिहेव उनके साथ करेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जब आपके खिलाफ किसी केंद्रीय एजेंसी को कुछ बड़े दस्तावेज मिलेंगे, बड़े कांड अगर उनका खुलासा वो करेगी, तो आप नरेंद्र मोदी से रियायत की और राहत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर इनको मंथन करना चाहिए। हालांकि जितना हल्ला ये लोग मचा रहे हैं जब से
शिवसेना टूटी है, जब से कुर्सी गई है, सरकार का पतन हुआ है, वो मामला चुनाव आयोग भी पहुंच चुका है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन भी है। लेकिन बात वही है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत देर हो चुकी है। अब तमाम तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे खुद भी इस सरकार से बाहर निकलना चाहते थे, वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते थे। लेकिन अब तो 2/3 एमएलए टूट चुके हैं, 2/3 सांसद टूट चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या में पूर्व पार्षद टूट करके आ रहे हैं। अब तो हालात ये हैं कि शिवसेना से ही टूटे हुए एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना चुकी है। संजय राउत, जो सबसे ज्यादा बकबक करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी, भाजपा नेतृत्व यानी जो जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह के खिलाफ, उनका क्या हश्र हुआ है। कल ही वो जेल भेजे गए हैं और अनिल देशमुख और नवाब मलिक की तरह ऐसा लगता है वो भी लंबे समय के लिए अंदर गए हैं। तीसरा चेहरा शरद पवार। शरद पवार के बारे में क्या कहा जाए, बहुत ही कहना चाहिए कि चालाक बनने की कोशिश करते हैं। बार बार मोदी से पीएमओ में जाकर के मुलाकात करना, शायद जो एजेंसी हैं जो महाराष्ट्र में तमाम तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं, उनको कोई संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री से मिल करके कि वो मोदी के बड़े करीबी हैं। और एक काम शायद मोदी जी ने भी गड़बड़ किया कि उनको पद्म विभूषण दिया, उसका भी वो फायदा उठाने की कोशिश करते थे। लेकिन मोदी से नजदीकी का वो प्रसार प्रचार करवा करके भी राहत नहीं पा पाए। उनके उनके परिवार, उनके नजदीकियों, उनके नजदीकी कारोबारियों, उनके भतीजे यानी अजित पवार के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयां होनी थी वो हुई हैं, उसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। और आप जानते हैं, अजित पवार की करीब 1400 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त हुई थी। इसके अलावा उनकी 3 बहनों बहनोइयों के खिलाफ भी आईटी की रेड हुई थी, 6 दिन तक कार्रवाई चली थी। 184 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे, संपत्ति जब्त की गई थी। तो शरद पवार भी इस समय खामोशी अख्तियार किए हुए हैं जब से संजय राउत जेल भेजे हैं, गए हैं या गिरफ्तार हुए हैं। एक शब्द नहीं बोले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से उनके 2 करीबी यानी कैबिनेट मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख और नवाब मलिक अंदर गए हैं, जिनको जमानत नहीं मिल रही है, उसी तरीके से अब संजय राउत भी चले गए हैं और अगला नंबर कहीं उनके अपने परिवार का ना आ जाए। अगर हम अगले चेहरे की बात करें, अगली अगली पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के साथ नरेंद्र मोदी के संबंध बहुत ही सम्मान के रहे हैं, परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, तो दोनों के बीच में कड़वाहट बढ़ती चली गई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमने और आपने देखा है कि वहां किस तरह की बयानबाजी हुई, किस तरह की घटनाएं हुई। जिस तरह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी निशाना बनाया गया, उन पर हमले किए गए, उनके घरों में लूटपाट की गई, उनके दफ्तरों को जलाया गया,
उनकी माँ बहन बेटियों की अस्मत पर हाथ डाले गए, उनको पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया और दोनों पार्टियों के बीच में तनाव चरम पर। नंदीग्राम में जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ते हुए ममता बनर्जी को हराया था, उसके बाद तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ममता बनर्जी किस कदर चिढ़ गई थी। और तब के जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, उनके साथ भी किस तरह का बिहेव करती थी। आज हालत ये है कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी वो जांच में फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। कोयला घोटाले में करीब करीब 1300 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसमें वो ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। अभी आपने देखा उनके एक कैबिनेट मंत्री शिक्षक भर्ती घोटाले में पकड़े गए, उनकी एक सहयोगी के साथ, अर्पिता मुखर्जी के साथ। उनके 2 फ्लैट से ही करीब 53 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 5 किलो से ज्यादा स्वर्ण आभूषण, कुछ विदेशी मुद्रा करीब 50 लाख रुपए मूल्य की, कुछ और चीजें बरामद हुई हैं। ये शो करता है कि ममता बनर्जी भी अब बहुत ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या उनको किसी भी तरह की रियायत मिल पाएगी? प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी के रहते हुए लगता नहीं है कि उनको किसी भी तरह की रियायत मिल पाएगी। अगर हम अगले चेहरे की बात करें, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को शुरू से ही अपने बारे में शायद बड़ी भारी गलतफहमी रही है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तब तक तो वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे, तो वो वाराणसी लड़ने के लिए पहुंच गए थे। 434 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। उनमें से 416 की तो जमानतें ही जब्त हो गई, ये भी बुरी तरह हारे वाराणसी में। और जिस तरह की ये बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सदन के भीतर भी करते रहे, सदन के बाहर भी करते रहे, उससे जो तनाव है वो चरम पर रहा है। ये ठीक है कि दिल्ली में ये चुनाव जीतते रहे हैं, कैसे जीतते रहे हैं ये भी आप और हम जानते हैं। जो मुफ्त की रेवड़ियों का जिक्र हाल में प्रधानमंत्री ने किया था और लोगों को सतर्क किया था, उसकी वजह से ये दिल्ली में भी, पंजाब में भी चुनाव जीते। लेकिन जिस तरह की अब खबरें आ रही हैं, जिस तरह के घपले घोटाले हो रहे हैं, इनका एक मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, वो एक पुराने मामले में 2015-16 के एक मामले में, जिसमें 4 करोड़ 81 लाख रुपए से काले धन से दिल्ली के आसपास जमीन खरीदने का मामला है, उसमें वो ऑलरेडी जेल में है। 30 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको अब तक जमानत नहीं मिली है। और जो नई आबकारी नीति लागू की थी, उसमें जो दिल्ली के खजाने को नुकसान हुआ है और कुछ शराब कारोबारियों को इन्होंने फायदा पहुंचाया है करीब 144 करोड़ का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनसे पंजाब के चुनाव से पहले फेवर लिया गया, पैसा लिया गया। वो मामला अब एलजी ऑलरेडी सीबीआई के सुपुर्द कर चुका है और अब इनके सुर बदले हुए हैं। इनको लगता है कि मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे, खुद कह चुके हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी भी अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी अतीत में ये करते रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, क्या ये उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह की रियायत इनको
या इनकी पार्टी को मिल सकता है। मोदी और इनके रिश्ते ना कभी सहज रहे हैं और ना होंगे। कई मंत्री इनके, कई विधायक गंभीर आरोपों में फंसते रहे हैं और सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में, जो मैंने बताया। मनीष सिसोदिया पर ऑलरेडी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। जांच पड़ताल अगर ठीक तरीके से हो गई तो वो भी अंदर जाएंगे। एक और चेहरा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख करके बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, यानी ये मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे थे कि उनके रिश्ते सामान्य हैं, या वो सामान्य बनाने की चेष्टा कर रहे थे। सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला की जिस तरह की जुबान रही है, जिस तरह उन्होंने 370 को लेकर के, 35A को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी, और वो बयान 5 अगस्त 2019 से कुछ ही महीने पहले का था, जब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री अगर ये 10 बार भी बन जाएं तो 370 को छू भी नहीं सकते। और ये अकेले नहीं थे, गुलाम नबी आज़ाद भी, असदुद्दीन ओवैसी भी, कई लोगों ने इस तरह की बयानबाजी की थी। तो 370 भी हटी, 35A भी गया, और इनको भी, उमर अब्दुल्ला को भी और महबूबा मुफ्ती को भी उठा करके नरेंद्र मोदी सरकार ने अंदर भी डाल दिया था, नज़रबंद भी कर दिया था। और अब इनको एहसास हो रहा है कि जम्मू कश्मीर अब बदला हुआ है, वहाँ एक अलग तरह की हवा चल रही है। अब ये लोग इरिलीवेंट होने जा रहे हैं, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि फारूक भी ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है और वो जानते हैं कि जो ताज़ा हवा इधर चल रही है वो बिल्कुल इनके अनुकूल नहीं है। पत्थरबाजी बंद, अलगाववाद बंद, आतंकवाद बंद, घुसपैठ बंद। जो नई पीढ़ी है वो शांति चाहती है, विकास चाहती है, वो पाक परस्ती नहीं चाहती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने रिश्ते सहज करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सब किसी न किसी तरीके से ईडी के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं और बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी, जो लीडरशिप 2024 के सपने देख रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने की रणनीति बना रही थी, उसके नेता अब पूरी तरीके से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो दबे छिपे हुए भ्रष्टाचार थे वो अब सामने आ चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।